नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं अभिषेक त्रिपाठी आपका यूनिक कोचिंग क्लासरूम प्रोग्राम के ऑनलाइन लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने कई सारी चर्चाएं की। पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी पाषाण काल की, उसके बाद हमने चर्चा की किसकी, ताम्रपाषाण काल की। ताम्रपाषाण काल का थोड़ा सा एक ब्रीफ रिवीजन करते हैं। ताम्रपाषाण काल में 3 मुख्य संस्कृतियाँ थी, बनास, कायथा और मालवा और जारवे, जोरबे भी जिसको बोलते हैं। वो एक तरह से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता होने की उसके बाद आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग होगा भूमिका, उत्पत्ति, नामकरण, काल निर्धारण, निर्माता और विस्तार पर आधारित। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो मूलभूत ढांचा है या मूलभूत परिचय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भूमिका की। भूमिका का मतलब ये होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में कैसे आई या ये कहाँ से आई, अचानक ही प्रकट हो गई क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आपको बता दें कि जब हम पाषाणकालीन सभ्यता पढ़ रहे थे तो हमको कई सारे कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। गेहूँ, जौ, कपास, इन सब के साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से हम निकले और हम कहाँ पहुँचे, या उस समय से हम नवपाषाण काल से कहाँ पहुँच गए, हम ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल में आपने कुछ फैक्ट कल पढ़े थे कि इनाम गांव एक जगह थी जिसमें हमको किलाबंद बस्ती मिली थी। तो किलाबंद बस्ती होने का मतलब ये है कि हम धीरे धीरे नगर नियोजन करने लगे थे। तो नगर नियोजन उस समय हम करने लगे और ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता चलती रही। ताम्रपाषाण सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ग्रामीण सभ्यता से आगे निकल के हम कहाँ आए, नगरीय सभ्यता में। एक सामान्य सा परिचय है या सामान्य सी बात है कि पहले हमारे गाँव में कच्चे घर होते थे, फिर आ गई प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उसका उपयोग करके सब के सब लोग अपना अपना पक्का घर बनवा लिए। तो ये बात समझिए कि ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण के बाद जो सभ्यता मिलेगी वो कैसी होगी, नगरीय, क्योंकि हमने नई नई तकनीक उपयोग करना आरंभ कर दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले जो सभ्यता हमको प्राप्त होती है उस सभ्यता को कहते हैं प्राक हड़प्पाई सभ्यता। क्या कहते हैं, प्राक हड़प्पाई सभ्यता। प्राक हड़प्पाई सभ्यता का एक साधारण सा मतलब ये होता है कि ऐसी सभ्यता जो इस सभ्यता के जस्ट पहले वाली सभ्यता रही हो। जस्ट पहले वाली सभ्यता कौन कौन सी मिलती है आपको, तो एक कोट दीजी कहलाती है, वो सभ्यता प्राप्त होती है, कोट दीजी सभ्यता, और एक आमरी सभ्यता प्राप्त हो। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जस्ट पहले जो सभ्यताएं आई वो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सभ्यता थी, कोट दीजी और आमरी। कल भी जब हम चर्चा कर रहे थे ताम्रपाषाण काल में तो उसमें एक सभ्यता मैंने आपको बताई थी, कायथा सभ्यता। कायथा एक जगह बताई थी जिसको मैंने कहा था कि हड़प्पा का समकालीन है। तो हड़प्पाई सभ्यता भी कहलाती है, उसको हम क्या कहते हैं, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता। हड़प्पा समकालीन सभ्यता तो वो कौन सी थी, आपकी कायथा। ये आपको याद रखना है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे आई अस्तित्व में, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम ग्रामीण सभ्यता में थे, हम धीरे धीरे ग्रामीण से नगरीय सभ्यता में आए। ठीक है, कुछ साक्ष्य हमको पहले से, जैसे आपको मैंने कल भी कहा था कि ध्यान रखिएगा कि इनाम गांव एक महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि ये आपको इतिहास समझने में मदद करेगा। किलाबंद बस्ती हो गई, वही किलाबंद बस्ती भविष्य में क्या हो गई, नगर के रूप में विकसित हो गई, और वही सभ्यता क्या कहलाने लगी, सिंधु घाटी सभ्यता। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं हम, अच्छा प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता किसके बाद आई या किसके बाद सभ्यता का अस्तित्व आया। तो आपका प्रश्न बनता है तो उसका उत्तर होगा क्या, कोट दीजी। तो हड़प्पा को कोट दीजी सभ्यता का मतलब क्या कहना चाहिए, उसको एक्सटेंडेड वर्जन कहा जाता है। ठीक है, उससे आगे आने वाली चीज़ कही जाती है। तो कोट दीजी ऐतिहासिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के मम्मी पापा हो गए, समझ लो। कोट दीजी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पेरेंट हो गई, कोट दीजी और आमरी। हड़प्पा उसकी भाई बहन, कायथा जो हो गए उसके भाई बहन मान लो, समकालीन है। उत्पत्ति, तो उत्पत्ति के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। जैसे इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, तो एक बार क्या हुआ कि भारत में रेलवे का विकास चल रहा था। अगर आप आधुनिक भारत इतिहास जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि 1856 के आसपास भारत में भारतीय रेल का विकास आरंभ हो जाता है। तो ये लोग भारतीय रेल का विकास करने के लिए, पटरियाँ बिछाने के लिए यहाँ वहाँ टहल रहे थे, और टहलते टहलते 2 लोगों को वहाँ पर क्या हुआ, एक ऐसा दिखाई दिया कि यहाँ कोई सभ्यता थी या कुछ ऐसे बिल्डिंग वगैरह दिखाई दी। तो उनके मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई कि ये क्या है। तो उसके बाद से इस पर ध्यान देना चालू किया गया। तो 1861 में, कब, 1861 में, उत्पत्ति संबंधित नहीं, इसको ऐसे याद रखिएगा। 1861 में अलेक्जेंडर कर्निंघम, ठीक है, कर्निंघम द्वारा पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई।
तो एक प्रश्न बनता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये है आपके अलेक्जेंडर कर्निंघम। कौन है? भारतीय पुरातत्व के जनक। इन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना की, कुछ कारण बस वो पुरातत्व विभाग क्या हो गया, बंद हो गया। उसके बाद 1871 में फिर से पुरातत्व विभाग को पुनर्जीवित किया गया और उसके बाद से ये पुरातत्व विभाग आज तक अस्तित्व में है। अच्छा, ये प्रश्न पुरातत्व विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो पुरातत्व विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग खुदाई किया, खुदाई करते करते इनको कई सारी चीज़ें प्राप्त हुई, घर प्राप्त हुए, बढ़िया बहुत सुंदर तरीके से बने हुए घर, नहाने के लिए स्विमिंग पूल, स्नानागार जिसको बोलते हैं, अन्न रखने के लिए, अनाज भंडार के लिए, बृहद सभा करने के लिए यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, सभागार प्राप्त हुए। तो ये हो गई किसकी, उत्पत्ति की बात। अब बात आती है किसकी, नामकरण की। तो नामकरण को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन था सभी के अंदर कि भैया इसका नाम क्या रखा जाए। तो चूंकि जो इसका विस्तार था, जो इसका विस्तार कहाँ पे ज़्यादातर मिल रहा था, इसका विस्तार जो था वो सरस्वती नदी और सिंधु नदी के तट पर ज़्यादा मिलता है। सरस्वती नदी के तट पर मिलता है और सिंधु के तट पर, सरस्वती घग्गर नदी के तट पर इसका ज़्यादा विस्तार प्राप्त होता है। विस्तार का मतलब समझिएगा कि पुराने ज़माने में ऐसा तो होता नहीं था कि ट्यूबवेल है तो बटन दबाए और पानी धड़धड़ा के आ गया अपने नल में। पहले लोग ऐसी जगह का चुनाव करते थे जहाँ पर नदी या तालाब या पानी का स्रोत हो, क्योंकि पानी एक मूलभूत आवश्यकता थी। तो इसका जो विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कहाँ था, सरस्वती नदी के तट पर। तो सरस्वती नदी के तट पे होने की वजह, सरस्वती और सिंधु के तट पे होने की वजह से इसका क्या नाम रखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहला नाम इसका क्या हो जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या पड़ता है, ये इसका विस्तार जितना भी हमको देखने को मिला है वो मूल रूप से किसी न किसी नदी के किनारे था। तो मूल रूप से रावी, सतलज, चिनाब, झेलम, इन सब के किनारे प्राप्त होता है। तो ऐसी 7 नदियाँ थी, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश। क्या कहा जाता है, सप्त सैंधव। सप्त सैंधव क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 7 नदियों के किनारों पर बसा हुआ पूरी सभ्यता थी। ठीक है, तीसरी चीज़, यहाँ से सर्वप्रथम जो स्थल खोजा गया वो खोजा गया कौन सा, हड़प्पा। कौन सा खोजा गया, हड़प्पा। एक गाना भी आया था ना, दिल मेरा बोले हड़प्पा, वो इसी से संबंधित था। ठीक है, इसी को याद रखिएगा कि यहाँ पे पहला स्थल कौन सा खोजा गया, हड़प्पा। कब, 1921 में। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। ये प्रश्न बनता है किसने खोजा था, तो दयाराम साहनी द्वारा 1921 में खोजा गया। किसके निर्देशन में, तो जॉन मार्शल के निर्देशन में। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो स्थल खोजा गया वो कौन सा था, हड़प्पा। तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा जो सर्वप्रथम स्थल खोजा गया था, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा गाना हो गया, एक मूवी आई थी अभी कुछ दिन पहले, मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो भी स्थल इसी से खोजा गया था, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर बात आती है कि काल निर्धारण। क्या, काल निर्धारण। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ मैं, ये आप लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके अगर लिखना हो तो लिख लिया करिए कि किसने खोजा किसने नहीं खोजा। ठीक है, चलिए काल निर्धारण की बात करें तो काल निर्धारण में सबसे पहला जो, ठीक है, तो हड़प्पा 1921 में किसके द्वारा खोजी गई, दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी को निर्देशन किसने दिया था, तो जॉन मार्शल ने। ये याद रखिएगा। तो हड़प्पा पहला स्थल खोजा गया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा के अलावा और भी महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए हैं, हम धीरे धीरे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम किसकी, काल निर्धारण की। तो सबसे पहले बात समझिए, काल निर्धारण है क्या। काल निर्धारण मतलब एक किस समय से संबंधित सभ्यता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये समझिए कि मैंने आपको जब पहला वीडियो आपने अगर इंट्रोडक्शन वाला देखा होगा तो उसमें आपको मैंने बताया था कि इतिहास को 2 भागों में बांटा जाता है, एक साक्ष्यों के आधार पर, एक अवधि के आधार पर। साक्ष्यों में भी मैंने आपसे कहा था कि एक होगा कि हमको पुरातात्विक साक्ष्य होंगे, लिखित साक्ष्य नहीं होंगे, उसको हम कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। एक ऐसा काल जिसमें आपके पास लिखित साक्ष्य भी होंगे और पुरातात्विक साक्ष्य भी होंगे, पर उपयोग सिर्फ एक का संभव होगा, तो उसको हम कहेंगे क्या, आद्य ऐतिहासिक काल। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में हमारे पास लिखित साक्ष्य भी आ गए थे। लिखित साक्ष्य मतलब सिक्के मिलने लगे थे हमको, जिनमें मोहरों में टीका लगा हुआ था, किसी न किसी तरह की लिपि का उपयोग था। और पुरातात्विक साक्ष्य तो हमको मिलते ही। पुरातात्विक साक्ष्य में पता है यहाँ कौन मिलता है, मोदी जी की मूर्ति मिलती, समझ रहे हो, मोदी जी ऐसे साल वाले ओढ़े एकदम योग मुद्रा में बैठे हैं, बिल्कुल लग रहा है कि अब भारत को विश्व गुरु बना के मानेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य में हमको एक
ये मिलती है, ये इसको फैक्ट है एक तरह से। तो इसमें हमारा उपयोग किसका संभव हो पाया है? सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य का। तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित माना जाता है। किससे माना जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल से। आद्य ऐतिहासिक समझ गए, पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, लिखित साक्ष्य भी हैं, पर उपयोग सिर्फ एक साक्ष्य का संभव हो पाया है। फिर दूसरी बात आती है कि काल निर्धारण तो कब से कब तक था। जैसे हमारा जन्म होता है ना, बर्थडे, इतने साल से इतने साल जी, जैसे अभी टिकटॉक का 2016 से 2020 तक का कार्यकाल था, बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। तो इसके काल निर्धारण में बहुत सारे लोगों का अपना अपना विचार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 3500 से थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3250 से थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2000 ईसा पूर्व से थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1500। तो हम सब की बातों पे नहीं जाते हैं, हम सिर्फ एक बात मानेंगे, वो किसके में रेडियो कार्बन करके एक पद्धति होती है जिसको C14 क्या C14 डेटिंग या कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। उसके आधार पर सर्वाधिक मान्य मत जो है वो कौन सा है? 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। अच्छा, तुम लोगों में से कोई ऐसा तो नहीं जिसको पता ना हो कि ईसा पूर्व और AD का क्या डिफरेंस होता है? ना हो तो बता देना कमेंट में, तो मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो इसलिए सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? ये। तो प्रश्न आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? तो ये कब से कब तक थी। ठीक है, कब से कब होने का मतलब समझ रहे हो ना? यहाँ से ये आरंभ हुई होगी और यहाँ पर आते आते खत्म हो गई होगी। ठीक, आरंभ होने का मतलब ये नहीं है कि पहले दिन से हमारे पास डबल स्टोरी घर बना रहा होगा, धीरे धीरे क्रमशः हम लोग बढ़ते बढ़ते आए होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं निर्माता की, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। निर्माता, निर्माता समझते हो? निर्माता का मतलब होता है किसी भी समाज में रहने वाले लोग, उस समाज में किस प्रवृत्ति के लोग, किस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। तो हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में कई प्रजाति के लोग पाए जाते हैं, जैसे प्रोस्टोलाइड, ऑस्ट्राइड, द्रविड़, ठीक है, भूमध्य सागरी, इस प्रकार के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। पर हमको एक कब्र प्राप्त हुई है जिसका नाम है R37। क्या? R37 एक कब्र प्राप्त हुई है जो कोलकाता में रखी है, जिसको देखना हो तो जाके देख सकता है, कोलकाता के म्यूजियम में रखी है। तो R37 में जो हमको अवशेष प्राप्त हुए थे, जो कंकाल प्राप्त होते हैं, वो ज़्यादातर कंकाल किसके हैं? भूमध्य सागरीय प्रजाति के हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय समझते हो? रजनीकांत टाइप नदी नदी साइड जो लोग रहते हैं वो भूमध्य सागरीय कहलाते हैं। भूमध्य सागर जो भूमध्य रेखा है उसके अगल बगल के जो लोग होते हैं उनको भूमध्य सागरीय कहते हैं। तो हड़प्पा के निर्माता मूल रूप से किसको माना गया है? भूमध्य सागरीय प्रजाति को। ठीक है, थोड़ा सा पसीना पूछ लें, बहुत गर्मी आ रही है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि बहुत मेहनत पड़ रही है ना। अब ये प्रयास है कि आप लोग पढ़ें, थोड़ा सा जागरूक बनिए, पढ़िए उड़िए, हम लोग तो होती है। विस्तार के बारे में हम अगर चर्चा करें तो इसका कई तरीके से विस्तार है, हम क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे। पहला इसका क्षेत्रफल इसका कितना है? तो इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कई कई पुस्तकों में 13 लाख भी मिलेगा, कहीं पे 15 लाख भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यही है उसका क्षेत्रफल। ठीक, अब पूछा भी नहीं जाता कहीं पे भी, बस आपकी जानकारी के लिए। इसका लंबाई मान लीजिए, लंबाई इसकी थी कितनी? 1600 किलोमीटर। ठीक, और चौड़ाई इसकी थी लगभग 1400 किलोमीटर। अब कुछ लोग होंगे जो दोनों गुणा करके क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल नहीं निकालेगा, इतना ही है, निकालेंगे भी तो नहीं आएगा। ठीक, इसका जो आकार था वो कैसा आकार था? तो इसका आकार था लगभग त्रिभुजाकार। किस आकार की थी ये सभ्यता? त्रिभुजाकार सभ्यता की थी। फिर हम बात करते हैं कि इसका सर्वाधिक पूर्वी स्थल, सर्वाधिक पश्चिमी स्थल, सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी स्थल कौन कौन से थे। तो एक साधारण सा डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, इसको ध्यान रखिएगा। क्या ये याद रखना है, ये पूछा जाता है, ये प्रश्न है आपका। ये हो गया आपका पूर्वी स्थल, ये हो गया आपका उत्तरी स्थल, ये हो गया आपका पश्चिमी स्थल और ये हो गया आपका दक्षिणी स्थल। ये दिशा लिखा हूँ मैं, ठीक है, ये डायरेक्शन है। स्थल अभी बताता हूँ। उत्तरी स्थल है जो उसका नाम क्या है? मांडा। क्या नाम है उसका? मांडा। ये किस राज्य में पड़ता है? तो J&K, जम्मू एंड कश्मीर। किस नदी के किनारे है? तो चिनाब। ये ध्यान से याद रखना है आप सबको। उत्तरी स्थल कौन है? मांडा। कहाँ पे पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। किस नदी के तट पर है? तो चिनाब नदी के तट पर है। पूर्वी स्थल जो है वो क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। किस नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर। ठीक है, पहला इसकी जगह का नाम हो गया, राज्य का नाम और नदी का नाम। दक्षिणी स्थल इसका क्या है? दायमाबाद।
दायमाबाद समझते हो, जो अभी आपने पाषाण काल में या ताम्र पाषाण काल में सुना था, ठीक है, दायमाबाद। दूसरी चीज़, ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ अंग्रेजी में JNK लिखे, यहाँ यूपी या महाराष्ट्र हिंदी में लिख दी, स्पेलिंग नहीं बनती सर, बनती है पर बहुत बड़ी स्पेलिंग, इसलिए नहीं लिखी, ठीक है, महाराष्ट्र में है। फिर इसके किनारे नदी कौन सी है, किस नदी के तट पर है, तो गोदावरी नदी के तट पे है। ये तो आपको कल भी बताया है, आज फिर से बता रहा हूँ। पश्चिमी स्थल जो मिलता है वो मिलता है सुतकांग डोर, सुतकांग डोर, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है, तो बलूचिस्तान में, इसकी भी स्पेलिंग बनती है, नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बलूचिस्तान। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये दास्क नदी के किनारे है, ठीक है। ये हो गए इसके विस्तार। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि हड़प्पा का नाम क्या क्या होता है। तो नामकरण में मैंने आपको सिंधु बताया, सप्त सैंधव बताया, हड़प्पा बताया। एक और इसका नाम होता है जिसको कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता, कांस्य युगीन। कांस्य युगीन क्यों कहते हैं, कि अब हम कांसे का उपयोग भी करने लगे थे, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के बारे में एक सामान्य सा परिचय, भूमिका क्या हो गई कि कहाँ से हम प्रकट हुए, कहाँ से हम अवतार लेके आ गए, एकदम बिल्कुल नगरीय सभ्यता बन गए, ठीक। एक तो ये कांस्य युगीन सभ्यता, दूसरा एक चीज़ याद रखिएगा कि ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी, प्रथम नगरीय सभ्यता। इसके पहले नगर नहीं थे, इसके पहले क्या थे, गांव हुआ करते थे। ये लोग मॉडर्न हो गए थे, थोड़ा सा नए नए घर बनाने लगे थे, ठीक है। भूमिका में समझिए कि कोट दीजिए, आमरी से मूल रूप से इसका उद्भव माना जाता है ऐतिहासिक लोगों द्वारा। उत्पत्ति में जॉन मार्शल अलेक्जेंडर कर्निंघम को समझ में आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए। 1856 में रेलवे के विकास के टाइम पे इन लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ अवशेष हो सकते हैं। उन अवशेषों को खोदने के लिए 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। वो बहुत सफल नहीं हुआ, तो 1871 तक उसको बंद रखा गया। 1871 में फिर चालू किया गया और उसके प्रथम महानिदेशक कौन बने, अलेक्जेंडर कर्निंघम। वो बना रहा, तब से चलता रहा। और 1900 के टाइम आते आते वहाँ पे प्रमुख बने कौन, जॉन मार्शल। और फिर से इसकी खोज करना आरंभ कर दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता की। उसी क्रम में 1921 में पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया, जिसके खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। फिर इसके नामकरण को लेकर के, तो एक तो ये पहली बात कांस्य युगीन सभ्यता है, प्रथम नगरीय सभ्यता नाम है इसके, सिंधु घाटी सभ्यता, सप्त सैंधव प्रदेश और हड़प्पा। हड़प्पा क्यों, क्योंकि पहला स्थल है। कांस्य युगीन क्यों, क्योंकि कांसे का उपयोग होने लगा था। प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों, क्योंकि हम ताम्रपाषाण जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद हमने पक्के घर, जो यहाँ से अवशेष मिलते हैं ना, वो बड़े ही व्यवस्थित तरीके से बने हुए घर हैं, बाकायदा समकोण पे काटती हुई सड़कें हैं, नालियाँ बढ़िया बनी हुई हैं, रोशनीदार हवादार घर बने हुए हैं, ठीक है। ये उसका नामकरण हो गया। काल निर्धारण के लिए कई सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं, पर एक इसका सबसे जो मुख्य प्रश्न बनता है कि ये किस काल से संबंधित सभ्यता है, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब ये हुआ कि लिखित साक्ष्य भी हैं, पुरातात्विक भी हैं, पर उपयोग सिर्फ किसका संभव हो पाया है, पुरातात्विक का। लिखित हम अभी पढ़ नहीं पाए, लिपियां हैं, कुछ लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम पढ़ लिए हैं, क्लेम किया कि हम पढ़ पाए, पर वो मान्य नहीं था, ठीक है। तो एक तो ये हो गई आद्य ऐतिहासिक। दूसरा इसका जो मत है, जो सर्वाधिक मतलब टाइम है, जो टाइम पीरियड है, वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक है। कैसे पता चला कि ये सर्वाधिक मान्य, क्यों मान गए लोग, तो हमने रेडियो कार्बन या C14 कार्बन डेटिंग पद्धति से इसकी जांच की। अवशेष मिले, उसमें हमने इसको उम्र निकाला। निर्माता में यहाँ पे प्रोस्टेरॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड, द्रविड़, भूमध्य सागरी आदि प्रजाति के लोग निवास करते थे। पर जो हमको कब्रिस्तान मिला है एक R37 करके, उस कब्रिस्तान में हमको भूमध्य सागरी प्रजाति के जो लोगों के अवशेष प्राप्त होते हैं, तो इसलिए हम मानेंगे कि इसके निर्माता कौन थे, भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग। विस्तार इसका क्या था, तो इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। लंबाई मतलब पूर्व से पश्चिम 1600, उत्तर से दक्षिण 1400 वर्ग किलोमीटर। इसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। अगर इसको हम आप मैप पे बनाना चाहेंगे ना, तो ये त्रिभुजाकार ही दिखाई देगा, ठीक है। इसका सर्वाधिक उत्तरी स्थल कौन था, मांडा, जो चिनाब नदी के तट पर था, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित था। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, हिंडन नदी के तट पर। दक्षिणी स्थल है दायमाबाद वही स्थल है जहाँ से हमको तांबे का रथ प्राप्त होता है, और हड़प्पा कालीन कांसे का रथ भी वहाँ से प्राप्त होता है। मैंने कल भी बताया था आपको, पिछले वीडियो में बात की थी। दायमाबाद हो गया दक्षिणी स्थल, गोदावरी नदी के तट पे, महाराष्ट्र पे वो राज्य हो गया। पश्चिमी स्थल सुतकांगे डोर, बलूचिस्तान में स्थित है, दास्क नदी के
तट पर। अब एक बात कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भैया ये कितने राज्यों में फैली हुई थी, कितने राष्ट्रों में फैली हुई थी। तो वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो ये 3 राज्यों में फैली हुई थी। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत ही आता है, तो पाकिस्तान और भारत। तत्कालीन उस समय की बात करें तो वो पूरा किस में था, भारत में ही था। अच्छा, इतिहास आज़ादी के बाद सर्वाधिक जो खुदाई हुई हमारे देश में वो गुजरात प्रांत में हुई है। वहाँ से हमको कुछ स्थल मिले हैं, तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं। इस सभ्यता की कुछ सामान्य से विशेषताएं हैं, जैसे इसमें सर्वाधिक बेस्ट क्वालिटी का नगर नियोजन था। ठीक है, एक प्रॉपर सिस्टम हुआ करता था कि कैसे नगर बसे जाएंगे। नगरों में चूँकि नदियों किनारे बसे शहर थे तो कैसे उनकी व्यवस्था होगी, कैसे पानी का निकास होगा, ये सारी व्यवस्थाएं थी। तो जो आजकल स्मार्ट सिटी चल रही ना, अगर हड़प्पा को आजमा लें तो हड़प्पा से बेहतर स्मार्ट सिटी आज की डेट में अभी तक कोई भी संस्था नहीं बना पाई। ठीक है, तो ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का एक सामान्य सा परिचय, भूमिका से लेकर के विस्तार तक। अंत हम करेंगे कब, जब कि ख़त्म कैसे हो गई ये सभ्यता, इतनी महान सभ्यता ख़त्म कैसे हुई, उसकी चर्चा हम स्थल के बाद करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।